नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपनी देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। तो ये जो भारतीयता की आवश्यकता है इस देश को, देखिए सब कुछ जो तथ्य है यह है कि इस देश के सभी लोग भारतीय हैं। भारतीय माहौल होने की जरूरत है, वो माहौल नहीं है। भारतीयता के रूप में वो व्यवहार आचरण नहीं है, वो लगाव नहीं है, इसकी कमी है। और मुल्क के खिलाफ अपमान, मुल्क के खिलाफ सीधा हमला पर जो है वो संवेदना और वो उत्तेजना, वो क्रोध, वो उबाल, उसका भी बहुत अभाव है। तो इसी को भांप करके जो देश विरोधी शक्तियां जो हैं इस देश में, इसी देश का खाती भी हैं और इसी की थाली में छेद भी करती हैं। और उन शक्तियों में सबसे आगे है वाम दल, कम्युनिस्ट। अब ये कम्युनिस्ट वाले जो है पश्चिम बंगाल में 38 साल तक शासन करते रहे। देश में कोई नेतृत्व ये बताने ये नहीं बताया पश्चिम बंगाल के हमारे भारतीय भाई बहनों को कि ये जो है ये चीन की फंडिंग पर पलने वाली ताकत है जो कि भारत को अंदर से कमजोर करना चाहती है। कमजोर चाहती नहीं, कमजोर करने की साजिश में लिप्त है। और वैसे इन वाम दलों का जिन देशों में इनकी सरकार है तो उनका ये चरित्र रहा है हिंसा और आतंक। जैसे चीन में जो इस कम्युनिस्टों ने जब कब्जा किया तो 10 करोड़ लोगों का नरसंहार करके ही जो है वो चीन पर कब्जा किया। कंबोडिया में 20 लाख लोगों को, इसी प्रकार जो है रूस में 2 करोड़ लोगों को। अब भारत में भी चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे त्रिपुरा हो, इसमें भी इनका जो चरित्र है, इनकी जो फितरत है वो हिंसा और गुंडई। यह देश को पूरा बताने की जरूरत है, इसलिए कि ये कई संगठनों में इन सबों की पकड़ है। जितने भी कर्मचारी संगठन है वो सीटू के नाम से और जो है वो इंटक के नाम से ये इनका वो चलता है। इसलिए भारत में हालांकि इनकी सरकारें 2-3 प्रांतों में बन गई और जो ज्योति बसु था वो प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गया,
और काफ़ी कुछ कम्युनिस्ट वाले बोले कि ये हमारी बड़ी भूल थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। तो फिर भी ये सत्ता के उतने लालची नहीं होते हैं और सत्ता की जोड़ तोड़ भी नहीं करते हैं। इनका तो है कि जो भारत का जो मर्म है, भारत की जो गर्दन है, वो दबाना है इनको। ये हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काएंगे, गरीबों को भड़काएंगे, किसानों को भड़काएंगे, कर्मचारियों को भड़काएंगे, अपने आदमी और अपनी मानसिकता वाले लोगों को जो है वो इसमें जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, इसमें वो स्थापित करवाएंगे। न्यायपालिका में अपने आदमी को स्थापित करवाएंगे और जो है वो कम्युनिस्ट की मानसिकता को लेकर के जो एक विश्वविद्यालय, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU वो बनवाया। हालांकि इसके बनवाने में जो गद्दार थी इंदिरा, वो उसका हाथ है। तो इस तरह से भारत के तंत्र में घुस करके कैंसर की तरह किस तरह से भारत को कमजोर करना है वो भी चीन के फंडिंग पर, चीन के इशारे पर। तो ये देश की बड़ी खतरनाक ताकत है देश के खिलाफ। और नीचे का कैडर जो है शायद उसको पता भी नहीं है। नीचे के कैडर से जो कुछ उसके समर्थक कैडर हैं, उनसे पूछिए, शायद इन बातों से उसे अनभिज्ञ है। और वही हाल जो है JNPC, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी, ये जो चौकड़ी है, इसकी मानसिकता कभी भी देश के प्रति है ही नहीं। यह देश को एक लूटने का एक जो है वो चारागाह समझती है। और ये कितनी खतरनाक है। और हमेशा देश के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में, चीन के समर्थन में भारत के खिलाफ जो है ये माहौल बनाती है। और नीचे वाले कैडर को शायद ये पता भी नहीं है। और वही हाल जो है बीजेपी का है। बीजेपी का जो उसका जो नेतृत्व है वह इसे नेहरू परिवार को बस उसको ढक के रखना है, उसकी रक्षा करना है। ये तथ्य जो है बीजेपी का जो निचला कैडर है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, या बीजेपी का जो वो नेतृत्व जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको पता भी नहीं कि ये खतरनाक खेल जो है उसके बीजेपी का जो हायर एक्लेन है वह इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो इतनी खतरनाक ताकतें, प्रवृत्तियां इस देश में चल रही हैं। और अवाम परस्ती यानी लोगों की, जो हमारे देश की जनता की भक्ति और राष्ट्रभक्ति यानी मुल्क परस्ती के जज्बे से कोई बिल्कुल ईमानदारी से देखेगा और चिंतन करेगा तो उसको बड़ी तकलीफ होगी, उसको बहुत दुख होगा कि ये ताकतें कर क्या रही हैं। लेकिन यदि यही बात कही जाए कि सब ताकतें ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन ताकतों को हम आप जो है उसको ताकत दे रहे हैं। यहाँ पर तकलीफ है। और वो इनको जो मानसिकता है, इनको समाज का शत्रु नहीं मानते हैं हम आप, इनको समाज विरोधी नहीं मानते हैं। ये जो सोनिया, मनमोहन, JNPC वाले इस देश को लूटा है, तो जो इसके समर्थक हैं वो नहीं मानते हैं कि भाई कि ये देश के डकैत है। और उसी प्रकार जो है जो
जो जो जो हमारे भारतीय समाज का जो तबका जो जातिवाद में विश्वास करता है, जातिवाद करता है, वह इन शक्तियों को समाज का शत्रु नहीं मानता है। यही तो कमी है ना। तो वो ये ताकतें बहुत अच्छी तरीके से हमारे भारतीय समाज के कि इस जो ये मानसिकता की कमजोरी से को अच्छी तरह वो जानते हैं और इसी का वो शोषण और दोहन करते हैं। तो खैर, इस तरह की यह रोग कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से है, मानता हूं, लेकिन बहुत हो चुका। एनफ इज एनफ। भारतीयता को हर हालत में अपनाना है, इन सारी शक्तियों को परास्त करना है। वो शक्तियां सबसे खूंखार जो राजनीतिक दलों के बीच में है। निश्चित तौर पर हमारे भारतीय समाज के ताने बानों को तोड़ना चाहती हैं। निश्चित तौर पर ये शक्तियां हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, और कोई भी ताकत जो है वो अछूती नहीं है, अपवाद नहीं। जेएनपीसी इसमें सबसे खतरनाक है, वामदल उसी की तरह है, और बीजेपी जो है इसे नेहरू परिवार की रक्षा में लगी हुई है। तो वो भी इस देश के लिए बहुत खतरनाक बनी हुई है। तो कुछ मानसिकता का नमूना भारतीय वाम ताकत दल, भारतीय वाम ताकत दल थोड़ा उसके संबंध में आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है। किसी एपिसोड में बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पांव जमाया भारत में, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण घटना थी वो था प्लासी का युद्ध सन 1757 वाला, जो कि नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। तो उसमें जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, जो अपने नवाब से गद्दारी किया, वो तो एक अलग व्यथा है, कष्ट है वो। लेकिन जिसमें वो गद्दार मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण करवाया, तो 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। उनको ये जरा भी मन में संवेदना नहीं हो रही थी कि देखिए ये विदेशी कंपनी है और उसके आगे ये गद्दारी कर रहा है मीर जाफर, और हमारी सेना मतलब कि नवाब सिराजुद्दौला की सेना को वो 1 लाख देखने वाले वो अपनी सेना नहीं मान रहे थे। तो ये नहीं समझ रहे थे कि हमारे भारत की 18,000 सेना को जो आत्मसमर्पण करवा रहा है गद्दार मीर जाफर, यह कितने दुख की बात है। तो वो 1 लाख लोग चाहते तो वो उस क्लाइव का भी और जो उसके 300 सैनिक का भी और मीर जाफर का भी काम तमाम कर सकते थे, लेकिन वो लोग तमाशा देखते रहे। ये जरा मानसिकता जरा पहचानिए। इसके पहले जरा सोचिए। और एक बात और है, कुछ लोग तर्क में या ऐसे ही वो इतिहास को जो है वो बता देते हैं कि इतिहास तो इसने लिखवाया उसने लिखवाया। ठीक है, ये सब लिखवाते हैं अपने मन से, लेकिन उससे जो जिन तथ्यों को छिपाना चाहते हैं वो तथ्य जो है चिक कर बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। इसे जेएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों से यानी स्वतंत्रता का संघर्ष
आज़ादी की लड़ाई को लिखवाया, और सिर्फ गद्दार वो नेहरू और गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी के इर्द गिर्द ही पूरी जलेबी छानी, बस ही है। लेकिन फिर भी और तथ्य कोई गहरा से अध्ययन करे तो और तथ्य जो है चिक चिक करके बयान करते हैं, देखने की आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इतिहास हर एक को पढ़ना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए, इसलिए कि इतिहास के विषय में, हिस्ट्री के विषय में हमारे महापुरुषों में से किसी ने और किसी माने अनुभवी माने वो दार्शनिक या विचारक रहा है, उसने कहा है, those who do not take lesson from history, history repeats itself। जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, इतिहास फिर से दोहराता है। इस तथ्य को हर एक भारतीय भाई बहन को, आदरणीय भारतीय भाई बहन को समझना जरूरी है। इंग्लैंड का क्षेत्रफल हमारे उत्तर प्रदेश जो राज्य है और बिहार राज्य है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का क्षेत्रफल मिला करके इंग्लैंड के क्षेत्रफल से बड़ा हो जाएगा, यानी उससे छोटा ही है। बताइए, वो वहां से आकर के, और वहां से कोई सेना नहीं लाए अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहीं के लोगों को लेकर के सेना बनाया। जरा समझिए इस बात। यहीं के लोग जो उसकी सेना में मैंने भर्ती हुए, वो जरा भी नहीं सोचे कि भाई हम दुश्मन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। हमने बगावत किया, बाद में किया, ठीक है, ये होता है। जरा आज भी ये मानसिकता भरी गई है कि वो जो शोषक ईस्ट इंडिया कंपनी है, शोषक जो अंग्रेज रहे हैं, उससे अधिक जो है यानी घृणास्पद बात मुगलों के खिलाफ भरी जा रही है इस समय भी। ये तो मानसिकता है, ये मानसिकता जो है बिल्कुल राष्ट्रघाती है। बीजेपी के जितने वो उसके वो हैं सिपा सालार हैं, वो यही भर रहे हैं। वो औरंगजेब को आक्रांता बोलेंगे, अकबर को आक्रांता बोलेंगे, बाबर को आक्रांता बोलेंगे, जबकि बीजेपी के ऐसे लोग, सब लोग ऐसे लोग जो बोलते हैं, वो खुद ही आक्रांता हैं। ये सिर्फ भारत राष्ट्र के, जो कि अंग्रेजों की गुलामी को और अंग्रेजों के आक्रमण को जो कब्जा किया, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो और भारतीयों में ताकत ये मानसिक, देखिए ये वीडियो या दो एक वीडियो और भी है, किस तरह की मानसिकता नजरिया इन सबों ने विकसित किया हुआ है। मुगल जब आए मंगोलिया से, फिर वापस नहीं गए। यहीं पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, मानता हूँ, युद्ध हुए, फलाने हुए, लेकिन यहीं पर रह गए, यहीं पर जरे मरे, कुछ कन्वर्जन भी हुआ, जो भी हुआ, इसी देश की मिट्टी को अपना वतन माना। ये पक्की बात है। जो इसके विरुद्ध तर्क देते हैं, हाँ ये जरूर है कि जो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो समाज है, उसमें कुछ तत्व हैं जो कि यहाँ जो कि इसी मिट्टी के आदर्शों को से सबक नहीं लेते हैं। यानी मतलब है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, जिसको आप लोग अपनी सुविधा अनुसार मुसलमान कहते हैं, तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ तत्व ऐसे हैं
जो कि हमारे इसी भारतवर्ष के मिट्टी के संत महात्माओं और लोगों को आदर्श नहीं मानते हैं, वो जाकर के अपना आदर्श ढूंढते हैं, टर्की में ढूंढते हैं, वो सऊदी अरब में ढूंढते हैं। मानता हूँ ऐसे हैं। ऐसे ही तत्वों को तो कुचलने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार जो हमारे सूफी संत हैं, सूफी संत को भी नकारने का एक तबका जो है वो सनातन आस्था वाले समाज में ये वो विकसित किया गया है। कहने का मतलब कि जो भी संत रहे हैं, तो हमारे संत चाहे तुकाराम रहे हों, चाहे ज्ञानेश्वर रहे हों, चाहे हमारे रामकृष्ण परमहंस रहे हों, सूफी संत भी उसी तरह से सम्माननीय है। ये भारतीयता की पहचान है। तो ये जिस तरह की मानसिकता बनाई गई है, तो अब जरा सोच लीजिए कि वो अंग्रेज या वो ईस्ट इंडिया कंपनी सेना नहीं लाई थी, यहीं के लोगों को से लेकर के सेना उसने बनाया, और एक एक करके, जिसे उस अंग्रेजी में निबुल कहते हैं, काटते काटते निबुल करके काटते पूरा भारत को निगल गए। और भारत का क्षेत्रफल उस इंग्लैंड के क्षेत्रफल का 20 गुना ज़्यादा। कुछ लोग मुहावरा कहते हैं कि ये वैसे ही कि जिसे चूहा हाथी को निगल गया, भैया उसमें क्या था? यही मानसिकता। और वो मानसिकता आज भी है। तो प्लासी का युद्ध जो है, ये बहुत बड़ा सबक देता है कि 1 लाख जो लोग जो तमाशा देख रहे थे, वो क्लाइव को अपना दुश्मन नहीं मान रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि चलो भाई, ये मिर्जाफर तो मुसलमान है ना, इसका यदि नवाबी रियासत ढा रहा है तो ठीक ही है। ये मानसिकता आज भी है। तो इस मानसिकता को छोड़ करना चाहिए, हटाना है, समाप्त करना है। जो भी हमारा भारतीय भाई बहन है इस देश का, जो भी इस भारतवासी है और इस देश को अपना वतन मानता है, इसी मिट्टी में उसके दादा परदादा दफन हो गए हैं और वो भी दफन होने में गर्व करता है, सभी लोग सम्माननीय भारतीय हैं। इनमें फर्क करना सबसे बड़ा भारत द्रोह है, भारत राष्ट्र द्रोह है। तो ये मानसिकता ये पनपाई गई है, मुगलों को जो है आक्रांता बोलना। और अब देखिए, अब वो अंग्रेज यहीं के लोगों को लेकर के सेना बनाए, और फिर जितने राजा थे, जितने नवाब थे, जमींदार थे, सबको एक साथ में लिया। जो एक अपवाद को छोड़ दीजिए, पूरी टीम नवाबों की, राजाओं की, सब वो अंग्रेजों के साथ। यानी उनको जरा भी भान नहीं कि भाई ये हमारे देश के दुश्मन है। ये अंग्रेज, ये मानसिकता नहीं आई। तो उस मानसिकता को पहचानिए। बाद में जब आखिर में तो रॉयल इंडियन नेवी जो कि 1945 में बगावत हुई, हमारी सेना में भी, जो असल सेना में भी उसी को देखकर बगावत होने वाली थी, तब जाकर अंग्रेज भागे यहाँ से। लेकिन इतने सालों तक जो है अंग्रेज को दुश्मन न मानना, न माने की मानसिकता के कारण वो अंग्रेज हमारे इस देश पर काबिज रहे और इस देश का शोषण करते रहे। तो ये मानसिकता कितनी खतरनाक है, वही मानसिकता आज भी है। ये उदाहरण ले लीजिए कि जेएनयू के प्रांगण, जेएनयू हमारा एक
मूर्धन्य शैक्षणिक संस्थान है, विश्वविद्यालय है, उसके प्रांगण से सरेआम नारा लगवाया जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। अब मानसिकता का ही जो सवाल है, तो सबसे पहले जरा मानसिकता देखिए हमारे मोदी जी के, जो हमारे आपके प्रधानमंत्री हैं, जरा उनकी मानसिकता को जरा पहचानिए। उनको ये नारा ये नहीं लगा कि हमारे देश की जो आत्मा है, सॉवरेंटी है, जो संप्रभुता है, जो सार्वभौमिकता है, उस पर हमला है। ये मोदी जी ने नहीं माना। ये तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है मोदी जी की मानसिकता पर ही है कि जब उसने नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी का मुखिया, उनको ये महसूस नहीं हुआ कि इस तरह का नारा हमारे देश की संप्रभुता और सॉवरेंटी पर सीधा हमला है। यदि वो ऐसा मानते तो निश्चित तौर पर उस गिरोह को, कन्हैया कुमार गिरोह को, जिसमें कि कन्हैया कुमार भी था, अनिर्बान भट्टाचार्य भी था, उमर खालिद भी था, सब थे उसमें, वो सेना के हवाले करते मोदी जी। ऐसा नहीं किया। और अब देखिए, तो ये निश्चित तौर पर मानसिकता के चलते मोदी जी की ये देश की गद्दारी है देश के साथ, कि जो हमारे मुल्क पर सीधा, जो हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बोल रहा है, उसको सेना के हवाले न करके आप उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी है मोदी जी की। जबकि वही मोदी जी इस समय जब हमारी सेना तैनात है चीन की सीमा पर, जरा आप सभी लोग उसको पहचानिए, वहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी सेना ने गलवान इत्यादि जगहों पर चीनी दुश्मन की सेना को पछाड़ करके, परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा किया। तो बात सही है। दुश्मन की सेना जब भी हमारे देश पर हमला करती है, आक्रमण करती है, तो हमारी सेना मानती है कि भाई वो हमारी जमीन में नहीं, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता पर वो हमला कर रहा है, और इसलिए हमारी फौज वो सरहद पर ही दुश्मन की सेना को अच्छे से निपटा देती है। क्या ये मानसिकता थी मोदी जी की जब ये नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी? ये मानसिकता ये थी मोदी जी की। तो यही जो है इस बात को दिखाता है कि भारत राष्ट्र के प्रति और उसकी संप्रभुता के प्रति और इन सब के प्रति जो उचित ज्ञान होना चाहिए, उचित संवेदना होना चाहिए, उचित जो है प्रतिबद्धता होना चाहिए, वो बिल्कुल अभाव है मोदी जी में। और कोई भी राष्ट्रभक्त होता, वो तो बोलते थे कि हम 56 इंच सीना वाले हैं, तो तुरंत जो है बगैर किसी इंक्वायरी के इस कन्हैया कुमार गैंग को सेना के हवाले करता, और 1 मिनट में हमारी फौज इस गद्दार जो गिरोह है कन्हैया में उसको निपटाती होती। और यही नहीं, इसके समर्थन में जो भी आता, राहुल और उसकी कांग्रेस आती, सीताराम येचुरी उसके सीपीआईएम आता, डी राजा उसके सीपीआई आती, केजरीवाल उसके आम आदमी पार्टी आती, सबको सेना 1 मिनट में निपटानी होती। तो कम से कम कुछ तो कचरा साफ होता है इस देश से, सबक मिलता देश के गद्दारों को।
अच्छा एक संदेश जाता, पैगाम जाता। ये न करके मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी गद्दारी की है देश के साथ। तो ये मानसिकता का ही ये सवाल है। और ये मानसिकता कैसे विकसित हुई कि जब हमारे उन अमर शहीदों ने जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना खून दिया, अपनी जान दी, प्राण सहित सब कुछ न्यौछावर किया भारत माता की बलिवेदी पर, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलियो, जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत ही हम सभी को इस देश को आज़ादी मिली। इन कांग्रेसियों जो कि अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल रहे, ये तथ्य है, उनकी बदौलत नहीं मिली है। तो उसके जज्बे की जरूरत है। यदि वो जज्बा आज होता तो निश्चित तौर पर वही किया गया होता जो अभी बताया गया है। इस पूरे गैंग को सेना के हवाले, और जो भी उसके समर्थन में आता है उसके सेना के हवाले किया गया होता। सेना उसको 1 मिनट में निपटा दी होती। कुछ काफ़ी हद तक न कुछ कचरा भी साफ होता। देश में एक अच्छा पैगाम जाता इन गद्दारों के खिलाफ, औरों के लिए भी। तो ये बीजेपी की और श्री मोदी जी की मानसिकता को ही वो दिखाता है कि देश के प्रति, देश की संप्रभुता के प्रति कितना उनका ज्ञान है, कितनी संवेदना है और कितनी जो है प्रतिबद्धता और कटिबद्धता है। बने हैं प्रधानमंत्री। और उसी प्रकार और भारतीय जनता दल कह रहा है कि गद्दार नेहरू को कुछ लोग गद्दार नहीं मानते। आरएसएस वाला कहता है कि नेहरू तो हमारी शाखा में आते थे। देखिए, आरएसएस वाला कहता है जो नेहरू इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। भारतीय जनता दल ये बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग हमारे भारतीय भाई बहन अब समझना भी शुरू किए हैं कि ये नेहरू जो है ये अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और हमारे देश भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था। उसको आरएसएस वाले क्या बोलते हैं? नेहरू हमारी शाखा में आया करते थे और हमारे जो वो स्मरणिका है, मेमोराबिलिया है, स्मरणिका पर लिख के जाया करते थे कि आरएसएस जो है एक बहुत ही राष्ट्रभक्त संगठन है। तो इतने बड़े अभिशाप, इतने घोर गद्दार नेहरू से ये आरएसएस देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेता है ये, और उस सर्टिफिकेट को छाती पर लगा करके दिखाता रहता है कि हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट इस नेहरू ने दिया है। ये वो आरएसएस है। इस देश में जीएनपीसी को जिंदा रखने वाली, जीएनपीसी को सत्ता पर बिठाने वाली सिर्फ आरएसएस है। और ये तो बताया गया है कि आरएसएस और जीएनपीसी का गठजोड़ का नतीजा ये है
कि नेहरू परिवार की सारी गद्दारियों के, देश के खिलाफ गद्दारियों के लिए सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये मानसिकता बिठाई गई है कि इसके लिए नेहरू मैंने जो गद्दारियां हुई हम इस मुल्क के साथ, वो नेहरू परिवार जिम्मेदार नहीं है, ये मुसलमान जिम्मेदार है। और ठीक इसके विपरीत इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में ये मानसिकता इन सबों ने बिठाई है कि सबसे बड़ा इस देश का जो खतरा है वो बीजेपी और आरएसएस है। अब बात करके देख लीजिए, किसी भी सनातन आस्था बात करे वो घूमते घूमते मुसलमान पर पहुंच जाएगा, और इस्लाम आस्था वाले से बात करना शुरू करिए, घूमते घूमते वो सबसे बड़े टारगेट करेगा बीजेपी और आरएसएस को। तो इस मानसिकता, ये दोनों जगह मानसिकता पूरी धसी हुई है, बिगड़ी हुई, परवर्टेड है, पल्यूटेड है, देश के लिए बहुत घातक है। और इसी का परिणाम है कि दोनों ओर से, और ये दोनों जो तबका है अपने भारतीय भाई बहनों के समाज, बहुत बड़ा तबका है, मिला दीजिए तो इन दोनों की मानसिकताओं के चलते जो सबसे बड़ा गद्दार है नेहरू परिवार या नेहरू, वो बिल्कुल सुरक्षित है, बच जा रहा है। सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की ओर से भी, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की ओर से भी। देखिए ना, ये साजिश देखिए, ये साजिश किस कारण है? इस आरएसएस और जेएनपीसी का जो है, जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसे आप सभी लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, वो कांग्रेस नहीं है। एक दिन जो है भारतीय जनता पार्टी वो इलेक्शन कमीशन जाएगा कि इसकी मान्यता वो कांग्रेस से छीन लीजिए, और इसको सिर्फ ये मान्यता देना है तो जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस के रूप में मान्यता दीजिए। तो ये सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज जो है, जितनी गद्दारियां हैं, देश का बंटवारा है और भी चीजें हैं, उसके लिए वो हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाइयों ने मुसलमानों को जिम्मेदार मानते हैं। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज इस देश की दुर्दशा के लिए बीजेपी आरएसएस को मानते हैं। और ये जो असली गद्दार है, अभिशाप है, वो दोनों ओर से महफूज है, सुरक्षित है। देखिए ना, ये साजिश देखिए। और ये किस कारण है कि ये जो जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप लोग वही भ्रम भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, उसका एक आंतरिक गठजोड़ है इस आरएसएस से। बहुत कम लोग जानते होंगे। ये भी बहुत बड़ी साजिश और व्यथा कथा है कि ये जो आरएसएस और जेएनपीसी का आंतरिक गठजोड़ है, और गठजोड़ इतना साथिराना है कि एज ए पब्लिक पोस्चरिंग, मानी जनता के सामने एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में पेश होते हैं। हमेशा गाली जो है राहुल और जेएनपीसी वाले देते रहते हैं आरएसएस को, और आरएसएस उन गालियों को बड़े आराम से स्वीकारती भी है। वो गाली देते रहते हैं तो आरएसएस कहते हैं भाई तुम मेरी शाखा में आ जाओ, तुम मेरी सभा में आओ। वो तो निमंत्रण देती है, और इसलिए स्वीकारती है कि कम से कम देश जो है वो जेएनपीसी की बातों पर यकीन करे और कम से कम इसको गद्दार न माने। ये साजिश है आरएसएस की। अब ऐसे आंतरिक बात ये भी बताया जा रहा है कि जेएनपीसी के शासन में आरएसएस का कोई काम रुकता नहीं है। और ये भी है, ये चीज़ें कोई भी पता कर सकता है कि जेएनपीसी की जब सरकार होती है तो वहाँ तो पैसा फेंक, तो वहाँ से देख, जिसके पास पैसा हो उसका कोई काम रुकने वाला नहीं है। कोई काम की, हर एक काम की एक बोली और एक कीमत लगाई जाती है। कीमत देने वाला हो तो कोई भी काम, कैसा भी काम देश के खिलाफ हो, कुछ भी हो, वो करा सकता है जेएनपीसी के शासनकाल में।
ऐसा उसके शासन में होता रहा। लेकिन उसी ऐसे ही शासन में आरएसएस का काम सबसे पहले वो भी बगैर पैसे के, इस तथ्य को और भारतीय भाई बहन पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बहुत बड़ा एक गठजोड़ है और बहुत खतरनाक एक गठजोड़ है। तो अब इस विषय पर और भी चर्चाएं, ये सारी किस तरह की इन्होंने मानसिकता बनाई हुई है और वह सारी इस तरह की मानसिकता को ध्वस्त करके भारतीयता की मानसिकता, हमारे उन अमर शहीदों की मानसिकता लाना बहुत जरूरी हो गया यदि भारत राष्ट्र को महफूज करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।